हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों 11th क्लास में थर्ड चैप्टर सरल रेखा में गति अपना चल रहा था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सरल रेखा में गति चैप्टर चल रहा था अपना। तो सरल रेखा में गति में अपन ने 3 समीकरण पढ़े थे गति के। तो पिछली कक्षा में पढ़े थे अपन ने गति के समीकरण, और गति के समीकरण 3 जो पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे। v बराबर, बार बार लिखा रहा हूँ, याद हो जाने चाहिए, u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन आपको भली भांति याद हो जानी चाहिए। क्लियर? समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा, ध्यान से देखिए। अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए कि ये समय के अलावा नोट, समय t के अलावा सभी भौतिक राशियां सदिश होती है। सभी भौतिक राशियां सदिश होती है। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। नोट, समय t के अलावा जो है सभी भौतिक राशियां कैसी होती है भाई? सदिश राशियां होती है। अब इसके बाद तो अपन कह सकते हैं सब पे तीर के निशान अगर देना चाहें तो सबको तीर ऐसे दे सकते हैं, सदिश वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मतलब ये जितने भी सदिश है ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, और सदिश होती है, और सदिश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, सदिश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बता दिया समय के अलावा सब सदिश होते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला अपना टॉपिक है nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। कौन से सेकंड है भाई? nवें सेकंड में। तो अपन बात कर रहे हैं nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। तो nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, या अपन कह सकते हैं विस्थापन, इसको विस्थापन बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा। विस्थापन, nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन, कुछ भी बोल सकते हो। अपन विस्थापन लिख लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। बात यह है कि nवें सेकंड का मतलब क्या है। मैंने कहा मैंने कोई वस्तु ऊपर से गिराई, मान लो फॉर एग्जांपल, तो 1 सेकंड में यहाँ आई, 1 सेकंड खत्म हुआ, फिर दूसरा सेकंड खत्म हुआ, फिर तीसरा सेकंड खत्म हुआ। तो अगर मैं बोलूँ तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो तीसरा कब? जब दूसरा खत्म हुआ और चौथा शुरू होने को। देखो ये तीसरा खत्म हो गया, मेरी बात सुनना, तीसरे सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिनट रुकना। अगर मैं दूसरे सेकंड में करूँ, मैं कह सकता हूँ सेकंड, दूसरे सेकंड में, कौन से में? दूसरे सेकंड में। तो दूसरे सेकंड में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि दूसरा यहाँ खत्म हो गया, दूसरे के बाद तीसरा शुरू हो गया। क्लियर? तो दूसरा कहाँ से कहाँ तक हुआ, सुनिएगा। दूसरा जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे ये तीसरा खत्म हुआ, इससे पहले वाले, ये तीसरा है, तो देखो ये पहला सेकंड है, ये पहला सेकंड है,
पहले सेकंड में, मतलब 0 से 1 तक। क्लियर? फिर ये कौन सा है? ये दूसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है। तो हर एक सेकंड में अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले सेकंड में ज्ञात करना, दूसरे सेकंड में ज्ञात करना और तीसरे सेकंड में ज्ञात करने की ये एक विधि है। क्लियर? तो अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को क्लियर पता है कि भाई यहाँ नीचे तो आ रही है वस्तु, लेकिन पहले सेकंड में कितनी पूछी, तो 0 से शुरू हुआ, 0.1, 0.2, 0.3 जो भी है, फिर वो क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? तब तक जितनी दूरी आई वो हो गई। फिर अगले में पहला ख़त्म होने के बाद जैसे ही दूसरा शुरू होता है और दूसरे के ख़त्म होने तक। ठीक है? तो दूसरा सेकंड पूछे तो पहला सेकंड ख़त्म, उसके बाद से शुरू होता है दूसरा। क्लियर? और फिर वो चलता कहाँ तक है? 2 तक, पूरा 2 ख़त्म होते तक पूरा चलेगा। क्लियर? तो ये होता है nवें सेकंड का कॉन्सेप्ट। वापस देख लो, तो पर्टिकुलर किसी सेकंड का चाहिए तो ये उस सेकंड का आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को क्या है? मेरे को nवें सेकंड का निकालना है। तो मान के चलो मुझे nवें सेकंड का निकालना है। क्लियर? तो अगर मुझे nवें सेकंड का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से n सेकंड तक निकाल दूंगा, उससे ऊपर क्या होगा? n-1। तो nवें सेकंड तक का निकाल लूँगा, n-1वें सेकंड तक का निकाल लूँगा, शुरू से n-1वें तक की निकाल दूंगा, शुरू से nवें तक की निकाल दूंगा, और दोनों को कर दूंगा माइनस, दोनों को कर दूंगा माइनस। तो nवें सेकंड का आ जाएगा ना। शुरू से देखो, शुरू से मैं n तक की दूरी निकाल लूँगा, शुरू से मैं n-1 तक की दूरी निकाल दूंगा। अब जब मुझे nवां सेकंड चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा? n सेकंड में तय दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय दूरी माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी? nवें सेकंड के लिए आ जाएगी। वापस देखो, मैं शुरू से n सेकंड तक की दूरी, n, इसको n लिखना पड़ेगा। ठीक है? n सेकंड तक और n-1 सेकंड तक, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो n सेकंड तक की टोटल दूरी निकाल दी, फिर अपन ने दूसरे समीकरण में n-1 सेकंड तक की टोटल दूरी निकाल दी, और फिर क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो nवें सेकंड की दूरी आ जाएगी। अगर मैं कहूँ तीसरे सेकंड में, तो आप क्या करोगे? तीसरे सेकंड में तय दूरी 3 सेकंड तक तय दूरी माइनस 3 सेकंड तक तय दूरी शुरू से, माइनस 2 सेकंड तक तय दूरी, माइनस कर दूंगा ना, तो n में और n-1 वाला इसमें से माइनस कर दूंगा। ये होता है इसका फंडा। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मैंने क्या कहा कि यदि क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु है, ठीक है, तो अपन इसकी पूरी कहानी लिखते हैं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से, माना कोई वस्तु कौन से त्वरण से? एक समान त्वरण a से गति कर रही है। ठीक है? तो गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से n सेकेंड में कण द्वारा तय कुल दूरी, कण द्वारा तय कुल दूरी, तो n सेकेंड में तय दूरी क्या हो जाएगी? s t बराबर n रखने पर, ठीक है, दूरी t बराबर n। तो s बराबर क्या होता है? सुनिएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। पीछे ऐसे लिख सकते हो, चूंकि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इस t की जगह पे क्या रख दूंगा? n रख दूंगा, क्योंकि n सेकेंड है।
क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं क्या निकालूंगा, n-1 सेकेंड मैं तय दूरी। अब मैं t की जगह क्या रखूंगा, n-1 रखूंगा, तो ये एस एन हो गया और ये एस n-1 हो गया। ये हो जाएगा u हाफ a का स्क्वायर। अब n-1 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, यहाँ तक आप देखो, समझो, परखो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब मैं कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं इधर, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, dn बराबर sn sn-1। nवें सेकंड में तय की गई दूरी को मैंने बोल दिया dn, डिस्टेंस इन nवें सेकंड। क्लियर, nवें सेकंड में तय की गई दूरी को मैंने sn बोल दिया। तो अब क्या करेंगे, ये होगी समीकरण 3। समीकरण 1 व 2 से मान किस में रखें, समीकरण 3 में। तो अगर 1 और 2 से मान अगर मैं समीकरण 3 में रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, dn बराबर ये पूरा मान un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। क्लियर, कुछ नहीं किया, nवें सेकंड में तय की गई दूरी dn आ गई, sn निकाला, sn-1 निकाला और दोनों को वहाँ पुट कर दिया। निश्चित रूप से n सेकंड में ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ज़्यादा में से कम ही माइनस करेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कौन सा ज़्यादा होगा आप बताओ, ये n सेकंड है और ये 1 सेकंड कम में, तो ये दूरी कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम करना है, कॉमन सेंस लगा देना, मतलब माइनस कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ हटाना तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा डेरिवेशन ठीक है, इसको मैं साइड में ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ इसको, अब इसको खोलना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझदारी वाला काम चाहिए भाई। un हाफ an स्क्वायर, अब आया माइनस un माइनस का u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्या किया, n-1 का होल स्क्वायर खोला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यही मैंने किया, a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो 2n-1, तो माइनस का 2n आ जाएगा। देख लेना भाई, इसको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है यहाँ पे। क्लियर, तो अब इसको मैं करता हूँ dn un हाफ an स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट खुला, तो पहले मैं अभी भी नहीं खोल रहा, ताकि आपको पहले एक बार सब सेट करके ले आऊँ। un माइनस u प्लस an स्क्वायर बट्टा 2 a बट्टा 2 माइनस का a बट्टा 2 इंटू 2n। क्लियर, ये पूरा का पूरा मैंने इधर इसको खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dn बराबर, अब मैं पूरा खोल लेता हूँ, un
हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सब चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का यू एन, माइनस माइनस प्लस का यू, माइनस का ए एन स्क्वायर बटा 2, माइनस का ए बाय 2, माइनस का ए बाय 2 टू एन, एक मिनट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब हाफ ए एन स्क्वायर से, अब दूसरे कलर के मार्कर से इसको काटा काटी करते हैं, तो हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर गया, यू एन से यू एन भी गया, बचा क्या आपके पास, एक ये u बचा, एक a बाई 2 बचा और एक ये बचा। तो अब आपके पास जो dn आएगा वो क्या आएगा, dn आएगा, एक तो u आएगा, और आप क्या करो, इसमें से a बाई 2 कॉमन ले लो। तो जब a बाई 2 कॉमन ले लिया, दोनों में a बाई 2 दिख रहा है, तो a बाई 2 कॉमन लिया तो ये बचा -1 और ये बचा 2n। तो अब dn कितना आ गया, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये आपका अभिष्ट जो है रिजल्ट आ गया, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये क्या है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या हुआ, dn बराबर u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। क्लियर। तो अपना nवें सेकंड में तय किया गया दूरी या nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन, दोनों ही एक ही चीज़ है यहाँ पे इस केस में, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सवाल कुछ भी आ सकता है, कभी कभी दूरी आ जाता है, कभी कभी विस्थापन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, देख लो, याद कर लो, समझ लो। तो अब अपन कह सकते हैं कि गति के 3 नहीं 4 समीकरण भी बोल सकते हैं, कुछ किताब वाले बोलते हैं। तो चौथा समीकरण क्या हो जाएगा, dn बराबर दूसरे कलर से लिखता हूँ पूरा ताकि आपको पता चले अलग है। तो ये हो जाए dn बराबर u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। मतलब जितने सेकंड पे आपको ज्ञात करना है उस सेकंड की जगह n रख दोगे। मान मैं कहूँ 5वां सेकंड तो n की जगह 5 रख दोगे, मैं कहूँ 6ठा सेकंड तो n की जगह 6 रख दोगे, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली। u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है, तो इस प्रकार से आपको ये डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा। और ये अक्सर ये पेपर में ये भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। किताब में नहीं है फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है। NCERT में नहीं है फिर भी ये पेपर में आता है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब वन बढ़ते हैं आगे। क्लियर, देख लो भाई, इसमें कोई भी समस्या हो तो क्लियरली बता दो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी भाई। अब गति के समीकरण में, अब गुरुत्व के अधीन गति की समीकरण और वाहनों की अवरोधन दूरी, ठीक है। जब वस्तु अवमंदित हो, कोई वस्तु है जब अवमंदित हो रही हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हो, तब गति के समीकरण कैसे लिखेंगे, तब गति के समीकरण, तब क्या करेंगे, जितने भी गति के समीकरण है उसमें a बराबर क्या रखेंगे, -a। तो आप करो v बराबर u प्लस ए टी की जगह u माइनस ए टी, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस क्या है, a माइनस है तब -12 आया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, या इसको पूरा करूं वापस, चलो इसको अपन दूसरी भाषा में करते हैं, पहले तीनों लिख देते हैं। v बराबर u प्लस माइनस का ए टी
एस बराबर यू टी प्लस हाफ माइनस का ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या मंदन हो रहा है ध्यान रखना, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये सारे केस किसके हैं भाई, मंदन के हैं। क्या है, सारे केस किसके हैं, मंदन के हैं। तो इस मंदन के केस में अगर अपन ब्रेक लगाएं, सुनिएगा ध्यान से, तो मंदन के केस में अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। मंदन के केस में क्या होगा कि जब वस्तु मंद होगी तो आखिर में क्या होगी, वस्तु रुकेगी, और जब वस्तु रुकेगी तब उसका अंतिम वेग, जब वस्तु मंदन होगा और जब वस्तु रुकेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तब यही समीकरण क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तब ये 0 बराबर u माइनस ए टी। देखो इसको रटना नहीं है, मेरी बात सुनो, हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है पर हर एक चीज़ का फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। आपको पहले जो समीकरण थी ना मेन, वही याद रखनी है। माइनस की ज़रूरत पड़े, अगर मंदन हो रहा हो तो माइनस रख देना, ये समीकरण बन जाएगी। और वो कह रहा है कि वस्तु अंत में रुकेगी, पूछे रुकेगी, मंदन के बाद रुकेगी, ब्रेक लगाया, और मंदन कब होगा, जब कार वगैरह में अपन क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। जब ब्रेक लगाएंगे तो कार वगैरह रुकेगी, तो पहले ब्रेक लगाएंगे तो मंदन होगा, और फिर कार अंत में रुकेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तब समीकरण क्या बनेंगे, देख लो, s बराबर u माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो आप यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि ये हो जाएगा u बराबर 80। अब आपको इसमें से कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, u बराबर 80 हो गया। आपको t पूछे तो आप कर सकते हो u बट्टा a। तो बहुत सारे सूत्र है पर आपको इसको रटना नहीं है, कितनी देर में रुकेगी, तो ये सब कुछ, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको तो सिर्फ शुरू वाली मेन समीकरण याद रखनी है, बाकी सिचुएशन में आप बना सकते हो, इसमें तो कुछ बनेगा भी नहीं। इसमें वेग 0 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 2as, और s बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर। तो ये आपने समीकरण इस तरह से s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a, सूत्र से क्लियर है। लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बनानी है और हल करना है। कितना याद करेंगे भाई, पॉसिबल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण, किसके अधीन भाई, गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण की बात है तो पहला केस 1, जब वस्तु ऊपर जा रही हो, मतलब वस्तु को ऊपर फेंका हो तब ऊपर जा रही हो। दूसरा केस 2, जब वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट रही हो। जब वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट रही हो, तो ये दो केस है। इस दो केस में अपन क्या करेंगे, सुनेगा। तब इस केस में जब वस्तु ऊपर जा रही हो तो क्या होगा, सुनिएगा। जब मैंने वस्तु को ऊपर फेंका तो क्या होगा, जैसे वस्तु कुछ ऊपर फेंकूंगा तो वेग दूंगा। तो मैंने मान के चलो इस वस्तु को वेग दिया 20 का वेग दिया तो ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा और एक जगह पे वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद वस्तु वापस पृथ्वी की तरफ लौटेगी और 0 से इसका वेग वापस बढ़ेगा, 10 होगा, वापस 20 होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि धरती से वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है पुनः धरती पे उसी वेग से आके टकराती है या उसी वेग से आती है। ये तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण, अगर इसके पास मैंने इसको 5 जूल ऊर्जा दी तो ऊपर जाके वापस आएगा तो धरती पे वापस 5 जूल ऊर्जा होगी।
फिर टकराने से हो सकता है धरती से टकराएगी तो उसकी कुछ ऊर्जा की क्या हो, हानि हो जाए। तो इस केस को ऐसे देखें, इस केस को ऐसे बताता हूँ। जब वस्तु यहाँ से फेंकी गई और वस्तु घूम के जब वापस आई, तो यदि वस्तु का वेग u था, तो जब वस्तु धरती से टकराएगी तो उसका वेग वापस u ही होगा। जब ये ऊपर जाएगी तब त्वरण इसका क्या करेगा, विरोध। तब g इसका क्या करेगा, विरोध, गति का विरोध करेगा। और गति का विरोध करते हुए ऊपर जाने पर वेग क्या करेगा, 0। जब भी किसी की गति, जब भी एक विमीय गति होती है, ये देखो होती तो एक विमीय है लेकिन मेरे को अलग अलग बताना पड़ रहा है। गति होगी तो ऐसे ऐसे जाएगा ना ऐसे आएगा, लेकिन अगर ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तिरछा करके बनाया है। तो ऊपर जाएगी 0 होगा और फिर वस्तु वापस नीचे आएगी। और यहाँ पे जब g है तो g क्या करेगी, सपोर्ट। तो इस केस में g होगा -g और इस केस में g कैसा होगा, +g। आपको ये ध्यान रखना है। तो इस केस में जब वस्तु ऊपर जा रही है तो a होगा माइनस का g, और जब वस्तु नीचे आ रही है तो त्वरण होगा प्लस का g। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अतः गति के समीकरण बनाओ भाई। v बराबर u प्लस, सीधा बना दूं, माइनस आ जाएगा -gt, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर देखिए, h को भी मैं क्या लिख दूँ, हाइट, u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँ, a को ये लिखूँ और s को क्या लिखूँ, हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुल दूरी आ जाएगी अपनी। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, और नहीं तो h लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है, पर मैंने अगर s लिख दिया तो h लिख दिया। यहाँ तक ये सब आपके सामने है। h लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि आप h ना लिखो, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, अपने को रटना है, नहीं तो इसको ऐसे चलने दो। आपको ये मैंने बता दिया बस। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। h होता है पर अपने s रहने देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बताइए भाई। ठीक है, मैंने सारे केस आपको बता दिए। अब आपको एच वैच जो भी रखना है वो बात की बात है, बस मैंने आज सिर्फ आप एच मतलब एस ही मानो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। एस आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ भी बोले, अब कभी भी सवाल करना है, नोट, कभी भी सवाल हल करते समय तीनों समीकरण लिखकर देखें, तीनों समीकरण एक साथ लिखें, फिर हल करें। आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सी समीकरण लगेगी। आपको तो पहले क्या करना है, वो तो अनुभव से आएगा। आपको क्या करना है, पहले तीनों समीकरण रख देनी है, फिर आपको पता है दिया हुआ क्या है, उससे आपको आंकलन पता चल जाएगा कि पहले कौन सी हल हो रही है, फिर उसके हेल्प से कौन सी हल हो रही है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। रेगुलर अगर कंटिन्यू हल करने की कोशिश करोगे तो कंटिन्यू हो सकता है कि जो आप एग्जैक्ट लगा रहे हो वो नहीं हो। तो आप तीनों समीकरण रखो और फिर उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हल करें, और इसमें क्या लगाए, दिमाग का इस्तेमाल करें। क्लियर? ये आप ध्यान रखो भाई, इसमें दिमाग का इस्तेमाल करें। एक बार जल्दी से देखो समीकरण,
ठीक है, जब वस्तु ऊपर जा रही हो तो ये वाली समीकरण, जब वस्तु नीचे आ रही हो तो ये वाली समीकरण। अब कुछ किताब वाले क्या करते हैं, कुछ किताब वाले इनके एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बना देते हैं। जब वस्तु ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। क्लियर, भाई वस्तु ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना देती है, वो भी मैं बता देता हूँ, पर उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं पुनः कह रहा हूँ। अंतिम वेग जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया तो वापस वही हो गया, u बराबर जी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 2gs। क्लियर, अब कभी कभी, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, u स्क्वायर बराबर 2gs। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। क्लियर, तो इसको मैं हटा दूँ, मैंने समझा दिया, बस समझाया वही ठीक है। एक्स्ट्रा अपन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन बनने की। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। सवाल है, एक रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई विराम अवस्था से प्रारंभ होती है। विराम अवस्था का से प्रारंभ होती है, कैसे, छुक छुक करती हुई प्रारंभ होती है। क्लियर, छुक छुक ना भी करे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विराम अवस्था का मतलब है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो है, तो इसका वेग कितना है, जीरो है, ये विराम अवस्था का मतलब है। क्लियर, तो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है और 10 सेकंड तक, कितने तक, 10 सेकंड तक इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। 10 सेकंड तक इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। सॉरी, समान त्वरण से बढ़ती है। बम फटा, सुना होगा आपने, ठीक है। तो 10 सेकंड तक इसकी जो चाल है समान त्वरण से बढ़ती है। 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल 5 सेकंड के अंत में अगला है, 5 सेकंड के बाद इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 5 सेकंड के बाद इसकी चाल कितनी होती है, 42 किलोमीटर होती है। तो अब ये सारी कहानी अपने को समझ में आ गई है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन इसको करना शुरू, धीरे धीरे पॉइंटों में आएगा तो अपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, u बराबर 0, फिर एक अंतिम वेग कितना हो गया, v, कब, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 42 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना बताता हूँ मैं आपको। 42 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000, और घंटा को लिख सकता हूँ मैं सेकंड। तो अब मैं जब इसको काटूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब एक बार कटेगा तो ये आएगा 5 और ये आएगा 18। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सुनिएगा, जब भी किसी x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो अपन x को 5/18 से गुणा करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। किससे गुणा करते हैं भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो x को 5/18 से गुणा करते हैं, और इसका उल्टा करना है तो अपन 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर, आप एक ध्यान रखो, बाकी अपने आप आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 35/5
3 मीटर प्रति सेकंड, काटा काटी करेंगे जो भी है ये आ जाएगा। तो यू आ गया, वी आ गया। समय कितना लिया भाई ये होने में? 5 सेकंड। तो ये तीनों चीज़ों से अपन समीकरण लगाएंगे। अब अपन देखेंगे, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना। अच्छा ये होती है 3 समीकरण, दिया हुआ जो था वो तो अपन ने कर लिया। तीनों समीकरण हमेशा रखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो मेरे को v दिया u दिया तुरंत, तो इससे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी कहानी दी। अब सवाल तो लिखा ही नहीं अपन ने पूरा। सवाल क्या है हो जाती है 10 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी। तो पहला सवाल यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं सवाल छूट गए। 10 सेकंड बाद चाल क्या होगी। दूसरा सवाल है, एक तो 10 सेकंड बाद चाल क्या होगी और दूसरा है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी बस। तो क्या हुआ, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है बेटा कि मेरा काम बन गया, मुझे पहली समीकरण से तो त्वरण मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं पहली समीकरण से त्वरण निकालने की कोशिश करता हूँ। कितना है वेग? 35/3, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण पता नहीं, समय 5 सेकंड। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा 35/3 और वो 5 भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा त्वरण। काटूंगा तो ये आ जाएगा त्वरण 7/3। 7 पंजो 35 होता है, त्वरण आ गया भाई 7/3। जंग थोड़ी सी जीती भाई अपन ने। अब 10 सेकंड बाद चाल, तो 10 सेकंड बाद चाल का मतलब ये वापस यही फॉर्मूला ए का। v बराबर u कितना है 0, त्वरण कितना है 7/3 और समय कितना है 10 सेकंड। तो आंसर कितना आएगा 70/3 मीटर प्रति सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर 70/3 मीटर प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया भाई? जय बोलो बोलो। ठीक है, तो अब ये 70/3 आया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपने को दूरी भी निकालनी है। दूरी के लिए आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। बोलो कौन सा बढ़िया है? तो आपने कहा सर ये दूसरा वाला बढ़िया है। क्यों? दूरी निकालनी है, सीधा एक साइड में पड़ी है, प्रारंभिक 0 है, तो ये आसान हो जाएगा। तो इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं। s बराबर प्रारंभिक वेग 0, समय कितना 10, हाफ, त्वरण कितना 7/3 और ये कितना 10 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2 7/3 और ये हो जाएगा 100 का ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7 पंजो 35, 350/3। इस तरह से आपका आंसर आया 350/3। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लीजिएगा आगे। तो इस तरह का सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। किसे विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है? करता है तो करता है भाई। विराम अवस्था से फिर से पता चला 5वें सेकंड में कण द्वारा तय दूरी 9 मीटर है। कितने मीटर है? 5वें सेकंड में 9 मीटर है। तो कण का त्वरण, पहला सवाल ज्ञात करो। दूसरा सवाल 12वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। 12वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। दोनों सवाल आपके सामने है। ठीक है, कण का त्वरण ज्ञात करो। nवें सेकंड का सूत्र लगाएंगे पहले बेटा। सूत्र होता है dn बराबर u प्लस a/2 2n-1।
डी एन बराबर यू प्लस ए बटा 2 2n-1। तो देखो डी एन प्रारंभिक विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस त्वरण पता नहीं, ज्ञात करना है 5 सेकेंड में। तो मैं इसको डी एन का मतलब आपको पता है, डी एन का मतलब कितना है, 5वें सेकेंड में 9 मीटर की दूरी, तो 9 और 5वां सेकेंड है तो 2 × 5 - 1, तो 9 बराबर a बटा 2 10 - 10 - 1, 9 बराबर a बटा 2 × 9, 9 से 9 बटा 9 × 2 बराबर a, और a बराबर कितना आया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आया। कुछ नहीं किया, धीरे धीरे करते गए गणित, फिजिक्स में भी गणित होती, मैंने कहा सब आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको dn दिया हुआ है, u 0 पता है, क्लियर, और आपको a ज्ञात करना है, और आपको n दिया हुआ है, तो सब आपने रखा तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो मच्छरों को भी पढ़ाने की पड़ी है, अपने आप ही लाइन आ गई। चलो 12वें सेकंड में तो s बराबर u प्लस a बाई 2 2n-1, इसको फिर से लिखेंगे क्या, डी एन nवें सेकंड में, तो u कितना है 0, त्वरण कितना है 2, 2 बटा 2, 2 × 12 - 1, ये कट गया, ये हो गया 12 दूनी 24 - 1 बराबर 23। तो इसमें हमेशा जो आंसर आएगा 23 मीटर। आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो हमेशा आंसर आएगा आपको समझ में आ रहा होगा, वो विषम ही आएगा। कैसा आएगा, विषम आएगा, क्योंकि 2n सम होता है, सम में से एक कम क्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, इसलिए इसका जो आंसर है मतलब ये पद विषम है, 0 होगा ना तब आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक पद विषम है, इसलिए आपको जनरली लग रहा होगा कि विषम आ रहा है, क्योंकि ये 0 है तो ये विषम संख्या होती है, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं। बाकी ठीक है, अपन कंक्लूजन फाइनली नहीं कह सकते कि आंसर विषम ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, चेक करिए, जल्दी से चेक करिए। यहाँ तक 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, फिर आप कुछ क्वेश्चन किताब के एग्जाम्पल ट्राई करिएगा, और फिर अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और लेंगे अगली क्लास में, और इसके साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपेक्षिक गति। तो आपेक्षिक गति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर किताब के बाकी के बचे हुए सवाल अपन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।